पापा जी इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन थे और बेटा बनेगा फ्लाइंग ऑफिसर। If you are always practical and logical, then only execute your plan. कक्षा 12वीं के साथ एनडीए एसएसबी रिकमेंडेशन हासिल की। तभी से मैंने ठान लिया था कि नहीं, मुझे पायलट तो बनना है। कक्षा 10वीं में 78%, कक्षा 12वीं में 76%। बहुत ही टॉप लेवल का ज़्यादा दिखावट करना, वो मुझे लगता है कि ऑफिसर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता। 209 में से 9 बच्चे रिकमेंड हुए जी, और वो बच्चा सिर्फ इसी वजह से रह गया जी कि उसमें घमंड आ गया। नमस्कार, एनडीए एसएसबी सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला जारी है और आजकल शिक्षा नगरी सीकर से जैसे आईटी जेई और नीट में सिलेक्शन एक के बाद होते हैं, वैसे एनडीए एसएसबी में भी फाइनल सिलेक्शंस की दौड़ शुरू हो चुकी है। एक के बाद एक सिलेक्शन हो रहे हैं। हमारे साथ है सुधीर वैष्णव जी सर। झलालड़ जायल तहसील नागौर जिले के सुधीर वैष्णव ने कक्षा 12वीं के साथ एनडीए एसएसबी रिकमेंडेशन हासिल किए। इसी साल आपने 12वीं उत्तीर्ण किए और स्टूडेंट्स के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि आपने कक्षा 10वीं में 78% जिनको एवरेज माना जाता है, कक्षा 12वीं में 76% जिसको भी एवरेज माना जाता है। 2 साल 11th-12th के दौरान आपने प्रिंस एनडीए एकेडमी में स्टडी की एज ए रेगुलर स्टूडेंट और 12वीं के साथ एनडीए एसएसबी में रिकमेंड हो चुके हैं और बहुत जल्दी एनडीए खड़कवासला ज्वाइन करने का आपका कॉल लेटर आ चुका है। तो सुधीर, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। तो कौन सी क्लास में आपने सोचा कि मैं एनडीए अफसर बनूंगा? सर, एनडीए अफसर का तो ऐसे नहीं सोचा था क्योंकि मुझे पहले रास्ता नहीं पता था जी, पर मैंने ये ठान लिया था कि मेरे पापा एयरफोर्स में थे, तभी से मैंने ठान लिया था कि नहीं, मुझे पायलट तो बनना है। पायलट बनना है। सुधीर के पापा जी गणेश दास जी वैष्णव इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और अभी एसबीआई में जॉब कर रहे हैं। मम्मी प्रेमा वैष्णव हैं, वो गृहिणी हैं और आप देख सकते हैं डिफेंस फोर्सेस के रिटायर्ड एयरमैन के बेटे अब लेफ्टिनेंट, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनेंगे, जिन्होंने पहले इतना नहीं सोचा था लेकिन दिमाग में विचार आया, ठाना। पिताजी सैनिक थे, पिताजी से 2 कदम आगे अफसर बनना है, वो सपना आपका पूरा हो रहा है। लेकिन 12वीं के साथ ही मतलब स्टूडेंट 12th पास करता है उस टाइम इतना ज़्यादा सोच नहीं पाता है और आप 12वीं के साथ ही लेफ्टिनेंट बन रहे हैं, ज्वाइनिंग आ चुकी है, कॉल लेटर आ चुका है। तो आप बताइए कि 2 साल की प्रिंस एनडीए एकेडमी की आपकी जर्नी कैसे रही? So my journey was as I started searching some NDA academies all over India, and my father suggested that Sikar is the best because it is also near to our house and we can घर के नजदीक भी आराम से आ जा सकते हो। लेकिन एनडीए में सीकर का नाम तो आजकल अब चलने लगा है, जब से प्रिंस एनडीए एकेडमी शुरू हुई है तब से चलने लगा है। पहले नाम तो बाहर के होते थे। हाल ही में बहुत से सिलेक्शन भी मिले थे जी, आपके काफी बैचमेट सिलेक्ट हुए हैं। जी सर। जी, तो बताएं इस खुशी के बारे में कि इसकी जर्नी 2 साल की आपकी कैसी रही? 2 साल की जर्नी में पहले तो बहुत कठिनाई हुई थी क्योंकि वेरी हेक्टिक शेड्यूल इट इज जी। हॉस्टल में रहे पहले कभी प्रिंस से पहले? नहीं सर। आते ही हॉस्टल में रहना, घर से अलग, उसके बाद मॉर्निंग इवनिंग फिजिकल और पूरे दिन कमांडो जैसा शेड्यूल। यस सर जी। शेड्यूल बहुत टाइट रहता है और बहुत मतलब एकदम से ही चेंज आता है। तो शुरुआती 1 महीना तो अडेप्ट होने में लग जाता है जी। फिर उसके बाद अडेप्ट होने के बाद फिर अपने आप को इम्प्रूव करना चालू कर देते हैं जी। फिर उस इम्प्रूवमेंट में एक बेसिकली मेरी ये थ्योरी है कि यू शुड बी ऑलवेज अबोव एवरेज जी। लाइक पहले हमने जैसे बहुत से 10th के बाद सभी बच्चे हैं, मैंने अपना एक करियर डिसाइड कर लिया तो मैं एक अबोव एवरेज की श्रेणी में चला गया। फिर मैंने कोचिंग डिसाइड कर ली जी। तो अब मैं उन बच्चों को छोड़ के एक अलग स्टेज पे आ गया हूँ कि जब हम सभी एक कोचिंग की एक यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करेंगे, एनडीए की तैयारी करेंगे। फिर अब उस जो एक मिनी ग्रुप बन गया नया जो एनडीए कोचिंग है, जैसे हमारे बैचमेट साथ के, अब उसमें हमें वापस अबव एवरेज करना ऐसे चाहिए क्योंकि वी कैन नॉट डू द बेस्ट ऑलवेज, वी कैन डू अबव एवरेज। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। वी कैन नॉट डू बेस्ट ऑलवेज बट वी कैन डू अबव एवरेज मोस्टली। जी सर जी। फिर उसी के बाद आपका अबव एवरेज हो गया, आप तो जरूर आपका रिटर्न क्लियर होगा, मेहनत जरूर दिखेगी। फिर वापस एक नया ग्रुप बन गया एसएसबी का जो एसएसबी तैयारी कर, उसमें अबव एवरेज। फिर आप एसएसबी के लिए जाओगे, उधर स्क्रीन टेस्ट होगा, उसमें अबव एवरेज वापस अंदर हो जाओगे। और कोई भी एकदम ऐसे बहुत ही टॉप लेवल का ज्यादा दिखावट करना, वो मुझे लगता है कि ऑफिसर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता जी। सिंपलिसिटी है, रियलिस्टिक शुड बी देयर। यस सर। तो बहुत ही अच्छा कोर कंसेप्ट सुधीर ने बताया
कि आप हर जगह अबव एवरेज की कोशिश करें, फिर फिल्टर होके अबव एवरेज के ग्रुप में जाते हैं तो उनमें फिर से अबव एवरेज होने की कोशिश करें। ऐसे करते करते ही आप सक्सेस हो जाएंगे। आप बेस्ट बनने की ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अबव एवरेज की सोचेंगे तो भी सक्सेस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट सुधीर, आपने कहाँ से 10वीं की पढ़ाई की? 10वीं तक की पढ़ाई कहाँ रही? सर जोधपुर में सीबीएसई स्कूल से मैंने 9th-10th की थी जी, करियर पॉइंट नाम की जी। राइट। पापा जी वहाँ सर्विसेज में थे? पापा जी जस्ट रिटायर ही लिया था जब मैं 9th क्लास में था जी। फिर जोधपुर में हमारा घर था तो उधर रहे। राइट। अब ये बताइए कि 2 साल आपने प्रिंस एंडी एकेडमी में स्टडी की, यूपीएससी और एसएसबी की, उसके बाद आप एसएसबी यूपीएससी रिकमेंड हुए, एसएसबी इंटरव्यू में गए। जो इस वीडियो को बच्चे देख रहे हैं उनको कोर कंसेप्ट्स आप बताइए कि सबसे पहले तो यूपीएससी में आपने बता दिया फोकस्ड स्टडी होनी चाहिए, जो प्रिंस एंडी एकेडमी में आपको मिली। अब सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है एसएसबी के लिए आपका क्या स्किल रहे, वो इस वीडियो के दर्शकों को बताएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके वीडियो को देख के प्रेरित होंगे और एसएसबी रिकमेंड होने की सोचेंगे। बेसिकली आपका एम ये होना चाहिए कि आपको मल्टीपल स्किल्स में अपना स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए। केवल एक स्किल नहीं, एक स्पेशलिटी नहीं चलेगी। Yes sir, and I was motivated by our brigadier sir's one speech that a jack of all trades is better than master of one. Yes sir. Very good. आपको है ना इसी तरह अपने स्किल बेस्ड डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर मल्टीपल सेक्शंस जी, क्योंकि आपकी जिंदगी को अच्छे से परखा जाएगा उधर एसएसबी में। जरूर देखा जाएगा आपने अपनी लाइफ टाइम में क्या किया, सिर्फ पढ़ाई की या फिर कुछ और अच्छे काम भी किए और अपने आप पे ध्यान भी दिया। सिर्फ पढ़ाई करने से भी नहीं होता जी, वो फिर बहुत सिंपल गाय रह जाता है एकदम जो और अपने आप का विकास नहीं कर पाता। राइट। तो एसएसबी पे अपन चलेंगे, उससे पहले कहेंगे अभी छुट्टियां आपने मनाई है, अभी थोड़ी चमक कम हो रही है, गांव में थोड़ी घिसाई हुई लगती है, बाढ़ भी बड़े हो रहे हैं, डिफेंस वाले से नहीं है। पहले यहाँ बाढ़ कितने के रहते थे? यहाँ एकदम मतलब कमांडो कटिंग कहते थे हमारे अभी बाल बढ़ाने का मौका मिला, वहां जाते ही ट्रेनिंग में फिर कमांडो कटिंग में आ जाएंगे। तो एसएसबी के लिए बच्चों को और क्या टिप्स देना चाहेंगे? आपकी एसएसबी का इंटरव्यू 5 डेज किस तरीके का रहा? तो मेरे एसएसबी में पहले मेरी एसएसबी थी मैसूर में और उधर फिर पहाड़ियों के बीच में पहाड़ियाँ थी, वहाँ पहाड़ियाँ थी, घूमने भी गए थे जी, घूम के भी आए। वेरी गुड। फिर हमारे स्क्रीनिंग के टाइम पे लगभग 203 कुछ उधर रिपोर्ट किए थे, कैडेट्स थे जी। फिर उनमें से 90 को स्क्रीन कर लिया जी। I generally suggest, yes sir जी, I generally suggest that in Air Force there is screening ratio is good because after that the selection ratio may be comparatively with others but the screen ratio is good। तो इसके बाद हमारे 5 दिन का शेड्यूल चालू हो गया था। पहले दिन ही जीटीओ था और जीटीओ के अंदर कुछ ऐसे बच्चे थे जो मतलब कोचिंग से वो भी थे, आफ्पा है, पर मैंने देखा कि आफ्पा वालों में एक अलग ही घमंड सा आ गया था एक बच्चे जी, कि मैंने तो ऐसे कोचिंग कर रखी है, मुझे ज्यादा आता है जी। और वो बच्चा सिर्फ इसी वजह से रह गया जी कि उसमें घमंड आ गया था। बी रियलिस्टिक एंड बी नेचुरल। राइट। तो एसएसबी के और एक्सपीरियंसेस बताएं। हाँ, और उसी में ऐसे था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि वही सही है, पर जैसे कि मैंने बहुत से सजेशन दिए थे जीटीओ टास्क के अंदर जी, पर वो बच्चा सोच रहा था कि नहीं सब गलत, मेरा लगाओ जी। उसी के चक्कर में वो बाहर हो गया। आपके सुझावों को इम्पोर्टेंस मिला। यस सर जी। राइट। इफ यू आर ऑलवेज प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल देन ओनली एग्जीक्यूट योर प्लान। वेरी गुड। प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल होंगे तो ही आगे बढ़े, हवा में नहीं बढ़े आगे जी सर। राइट। और बताएं एसएसबी के अनुभव, क्योंकि एसएसबी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए। और फिर एयरफोर्स के अंदर तो क्या होता है कि आप एयरफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं? यस सर। वेरी गुड। तो पहली पोस्टिंग क्या होगी आपकी ट्रेनिंग के बाद? रैंक तो फ्लाइंग ऑफिसर पे रहेगी। फ्लाइंग ऑफिसर बनेंगे जी सर जी। हवाई जहाज उड़ाएंगे जी सर जी। इधर से भी घुमाना एक बार कुछ सालों बाद में, देखना प्रिंस का सीन कितना क्या बदल चुका है जी सर। राइट। बताइए एसएसबी का एक्सपीरियंस। तो साइकोलॉजी टेस्ट तो स्क्रीन के बाद शाम को ही हो जाता है, तो आई सजेस्ट दैट स्क्रीन के बाद कुछ टाइम मिलेगा तो उस टाइम साइकोलॉजी के लिए आप थोड़ी देर सो जाएं जी। 1 घंटे, क्योंकि पूरे सुबह 5 बजे चालू हो जाते हैं स्क्रीन का शेड्यूल जी। तो एक अच्छी थोड़ी क्विक नैप के साथ आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा जी। फिर उसके बाद आप साइकोलॉजी टेस्ट दे एकदम आराम से बिना कोई प्रेशर के जी। और फिर उस दिन का शेड्यूल खत्म,
और अगले दिन से आपका जीटीओ चालू हो जाएगा। बहुत बढ़िया। साइकोलॉजी में आई सजेस्ट दैट डोंट प्रैक्टिस टू मच। आई हैव सीन अ कैडेट, शी वाज रिकमेंडेड बिफोर in NDA 149, but her merit was a little low, so she didn't get in. And in her second SSB, she got conferenced out just because she over practiced the psychological part. जी जी। तो ओवर प्रैक्टिस भी नहीं होना चाहिए। हाँ, because that will remove your natural instincts. वेरी गुड। तो आप ये साइकोलॉजी के साथ कोचिंग के मामले में भी कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट हो या कोचिंग हो, उसकी ओवर प्रैक्टिस बच्चे की नहीं होनी चाहिए, ताकि उसकी नेचुरल चीजें बची रहें। और एनडीए में नेचुरल चीजों को ही एसएसबी में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। कोई स्पेशल क्वेश्चन जो आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर या साइकोलॉजी का डिस्कस करना चाहें? इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने एक बार मुझे ऐसे झूठ बोलना पड़ा था, क्योंकि और ऐसे झूठ बोलना ऐसे गलत भी नहीं है, क्योंकि वो कुल मिला के आपके दिमाग की स्थिति को बताएगा कि आप उस सिचुएशन में क्या कर रहे हो जी। तो मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई थी जी। उन्होंने पूछा था कि आपने फ्रेंड्स ने आपको कहाँ सपोर्ट किया, कोई मोमेंट, तो मैंने उधर ही कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के बोल दिया कि एक छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लड़ाई हो गई थी, फिर मेरे दोस्तों ने मेरा उधर साथ दिया, फिर और उस लड़ाई को मैंने उधर टाला जी। और ये लड़ाई को टालने वाली बात से ये आपका वो अच्छे एडिकेट्स शो होते हैं जी 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 कि अवॉइड फाइटिंग। हाँ। चलो कॉन्फ्रेंस के टाइम के बारे में बताएं। कॉन्फ्रेंस जब आपकी हुई उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो मेरी कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था कि हर एक बच्चे से पहले ना थोड़ी देर डिस्कशन चलता है जी। और उस डिस्कशन के अंदर जैसी बारी आ जाती है, फिर थोड़ी देर डिस्कशन चलता है, फिर बुलाते हैं। उस टाइम जो मतलब एक अलग ही फीलिंग रहती है कि ऐसे क्या होगा, क्या पिटारा खुलने वाला है जी जी, खुल जा सिम सिम जी। फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा लंबी नहीं चलती, 3 केस होते हैं, एक जो नॉट रिकमेंडेड, एक बॉर्डर लाइन और एक रिकमेंडेड बाय 3 ऑफ द एसएसएस जी। उसके अंदर क्या होता है कि जो बॉर्डर लाइन वाला होता है उसकी कॉन्फ्रेंस चलती है थोड़ी लंबी, 10 मिनट 12 मिनट, उससे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, क्योंकि कोई एक OLQ जी, पूरा सिलेक्शन OLQ की बेसिस पे होता है। 15 OLQs है, अगर वो कोई एक तो मिसमैच हो रही है तो वो ट्राई करेंगे कि कॉन्फ्रेंस के अंदर आपकी OLQ बाहर आ जाए, वो क्वेश्चनिंग करके, अगर आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो आप कॉन्फ्रेंस आउट हो जाएंगे। एक मौका देते हैं बॉर्डर लाइन बच्चों को जी कि कॉन्फ्रेंस में वो OLQ जो पहले मिस हो रही थी वो प्रकट होती है कि नहीं होती जी सर। राइट जी। तो आपकी कॉन्फ्रेंस का अनाउंसमेंट किस तरीके का रहा वो बताएं। कितने बच्चे रिकमेंड हुए आप? हम 9 बच्चे थे जी रिकमेंड। 209 में से 9 बच्चे रिकमेंड हुए, तो क्या अनाउंसमेंट हुआ और उस टाइम आपकी क्या फीलिंग थी? उधर ऐसे कोई नहीं था, बस जनरली बोल रहे थे चेस्ट नंबर बुलाएंगे, जल्दी आगे आ जाना और बाकी बच्चे ताली बजा देना और बाहर चले जाना जी। बस ऐसे लग रहा था कि नंबर वेस्ट ना हो जाए जी। फिर पहला नंबर था 4 के बाद जैसे ही अगला नंबर आया 9, बस मेरा जस्ट नंबर 9 था। दूसरा अनाउंसमेंट ही हो गया जी। एकदम से ऐसे रिलैक्स फील हुआ कि हाँ हो गया, आई हैव रिकमेंडेड। यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये आप सुन रहे थे सुधीर वैष्णव को, जिसने कक्षा 12वीं के साथ 2 साल 11th-12th में प्रिंस एनडीए में स्टडी करके पढ़ाई के मार्क्स आपके एवरेज रहे हुए हैं, 10th में 78 और 12th में 76, जिस पे अक्सर बच्चा मानता है कि मैं ज़्यादा एलिजिबल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने फोकस्ड स्टडी की, टू द पॉइंट एसएसबी का प्रिपरेशन किया, टू द पॉइंट आप एसएसबी में प्रेजेंट हुए और आज इंडियन एयरफोर्स में एसएसबी NDSSB रिकमेंड होकर ट्रेनिंग में आप जाने वाले हैं और भविष्य में फ्लाइंग ऑफिसर बनने वाले हैं। पापा जी इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन थे और बेटा बनेगा फ्लाइंग ऑफिसर। आपको पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।